जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, रियल नंबर वास्तविक संख्या के पाठ परिचय के बारे में हमने पढ़े हुए थे। आज की कक्षा में हम लोग उसी अध्याय के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, गहनतम तरीके से हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हमारे ये मैथ एनसीईआरटी मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 में है, जैसा कि इसमें यूक्लिड विभाजन आएंगे। यूक्लिड विभाजन सबसे प्रमुख है और यूक्लिड विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था। यूक्लिड विभाजन जो एक तकनीक है, केवल और केवल मॉस अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से दो संख्याओं के बीच का केवल और केवल एचसीएफ ही निकाला जा सकता है, एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन से केवल और केवल एचसीएफ निकाला जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था इसका फॉर्मूला 0 बराबर आर, आर बरा बी, और जहाँ की ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि बताया गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जिसमें कि शेषफल का मान जो होगा यानी शेषफल का मान 0 हो सकता है या 0 से 0 या तो r के बराबर हो सकता है, लेकिन r का मान हमेशा b से छोटा ही रहेगा। ये इसका कथन है। तो यूक्लिड विभाजन का ये कथन है। तो हम लोग चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जैसा कि इसमें बताया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, प्रयोग कीजिए। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 135 और 225। 135 और 225 बताया गया। इसमें 135 और 225 जरा इसको देखिएगा। 135 और 225 को निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या बताया गया, यूक्लिड का प्रयोग करके इसका हिसाब बनाना है। तो जैसे कि हम लोग बताए हुए थे और ज्ञात किए हुए थे, इसका फॉर्मूला 135 दिया है ए का मान 135 और बी का मान दिया हुआ है 225। हमने बताए हुए थे इसमें कि जो बड़ा होगा वो हमारा बी वैल्यू मानेंगे। यहाँ मान लिया जाए 135 और 225 है, बी का मान तो पहले इसमें बड़ा दिया हुआ ही है इसका। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला होता है जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर, आर बरा बी। ये फार्मूला हमको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको लिखने से, अब कहेंगे लिखना क्यों ज़रूरी होता है? लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे एग्जामिनर जो होता है उसको ये साफ साफ पता चलता है कि बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस है और इसके बारे में पूर्णतः इसको ज्ञात हैं, तभी ये लिख सकते हैं। तब जा कर के हम लोग इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 225 बराबर 135 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ भाग दे करके देखेंगे। 135 से 225 में भाग देंगे। 135 यहाँ हो जाएगा 90 और फिर दूसरे स्टेप में, और जैसे कि हम लोग ज्ञात किए हैं कि तब तक हम इसको आगे पीछे कर हम कटाते रहेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूर्णतः हमारा
जीरो आर का मान नहीं आ जाता। अब 135 में भाग देंगे, फिर आगे 45 हो जाएगा, इससे 90, 2 बार में 90, ये जीरो हो गया, आर का मान जीरो। अब देखिए यहाँ सवाल में कि पहला स्टेप में हमने क्या किया है, 225 में भाग दिया। क्या किया मैंने, 225 में 135 गुने 1 जोड़ 90, चरण 1 हो गया। या दूसरे चरण में देखेंगे 135 में 90 से भाग देंगे 1 जोड़ 45, चरण 2 हो गया। फिर या देखेंगे 90 में भाग देंगे 45 गुने 2 जोड़ 0, ये चरण 3 हो गया, ये चरण 3। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला के अनुसार से ज्ञात किए थे, यूक्लिड विभाजन के जिस चरण में आर का मान 0 होता है और उसी का बी जो होता है, उसी चरण का जो बी होता है उसका HCF हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाता है, ये उसी चरण का, जिस चरण में आर का मान 0 होता है उसी चरण का बी जो होता है उसका HCF हो जाता है। तो इससे हमें ज्ञात हुआ, इसलिए इसका HCF जो होगा HCF यहाँ लिख देंगे। चूंकि चरण 3 में आर का मान आर बराबर 0 होता है, हो रहा है, चरण 3 में आर का मान 0 हो रहा है, इसलिए HCF, इसलिए HCF 135 225 बराबर 45, इसलिए इसमें बताया गया HCF 135 और 225 का HCF जो हो जाएगा इसका 45 हो जाएगा, HCF इसका 45 हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ चरण एक तरीके से इसको भाग दे करके हमको यहाँ देखना बहुत जरूरी है। 135 से भाग दिए, यहाँ तक जो हमारा हुआ एक चरण, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू, और नीचे में जो बच रहा है हमारा ये शेष हो गया। तो ए में भाग दिया पहला चरण में 225 में 135 गुने 1 जोड़ बी आर का मान हो गया 90, चरण 1। फिर दूसरे चरण में जैसे कि हम लोगों को ज्ञात था कि जब तक आर का मान 0 नहीं होता अगले हर एक चरण में बी जो होता है उसका भाज्य हो जाता है, अर्थात ए हो जाता है। जैसे हम लोगों का पहला चरण का बी ए था तो दूसरे चरण में वो स्वयं ए हो जाएंगे, जब तक आर का मान 0 नहीं होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेंगे और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा इस तरह से पहला सवाल था। जस्ट इसका हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, आप लोग इसको लिखिए। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में देखेंगे इसको। अब देखिए दूसरा सवाल है 196 38 22 0, 196 और 38 22 0। अब सवाल देखिएगा 196 और 38 22 0, इसको भी जस्ट उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। सॉल्व में सॉल्व लिखेंगे, ए बराबर 196 दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बराबर 196, बी बराबर 38 22 0। तो यहाँ हम लोग 196 से पहले हम लोग भाग देकर देखेंगे 38 22 0, एक में लेंगे 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, फिर 9 लेंगे, 9 छाक 54, हासिल रहल 5, 9 में 81, 5 86, हासिल रहल 8 और 9 8 17, फिर 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ फिर 15 में 6 गया 9, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 0 उतरेंगे, उसके बाद 5 980, ये हो जाएगा हमारा 0। इस चरण में देखेंगे इसका एक ही चरण में इसका सॉल्यूशन हो गया, ये वाला जो हिसाब है इसका एक ही चरण में सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर हर एक स्टेप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 या बड़ा या बराबर आर, आर बड़ा बी, ये हो गया आपका। जैसे कि इसमें बताया गया 38 22 0 बराबर 196 गुने 195 जोड़ 0, ये चरण एक में ही क्लियर हो गया। इसका लिख देंगे, चूंकि चरण एक में
आर का मान 0 हो रहा है, इसलिए HCF, इसका जो HCF होगा, इसलिए HCF 196 और 38/20 बराबर 196 ही इसका HCF हो जाएगा। इसका जो HCF होगा, इसका 196 ही इसका HCF हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट होगा किसी को तो पूछ सकते हैं इसमें कि 196 और 38/20 का HCF 196 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? जिसको प्रॉब्लम होंगे वो बताएंगे ताकि इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल सके। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल की ओर चलेंगे। आप लोग इसको उतारते भी जाएंगे ताकि जो ना जिसको उतारना उतारते भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब तीसरे सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल, इसके तीसरे सवाल में है 867 और 255। 867 और 255 जैसा कि हम लोग याद करते आ रहे थे, 855 और 255, 867 और 255 हम लोग याद करते आ रहे थे। यहाँ सॉल्व में दिया है ए का मान 867, बी का मान 255। 867 और 255, ए का मान 867, बी का मान 255। लेकिन हम लोग जो यहाँ करते हैं कि ए बराबर BQ प्लस आर करते हैं, लेकिन यहाँ जो भाजक हैं, यहाँ ए का मान 867 है और बी का मान 255। यहाँ हो जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर। ये भी सही है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर बड़ा बी। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 255 से भाग देंगे 867 में, 3 में लेंगे इसको, 5 तिहाई 15 हासिल रहा 1, 5 तिहाई 15 116 हासिल रहा 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 बच गया, यहाँ 0, 102, 2 से कटाएंगे 255, यहाँ हो जाएंगे 204, यहाँ हो जाएंगे 51, फिर 51 से 102, 2 बार में 102 कैंसिल हो गया, यहाँ 2। अब देखिएगा सवाल में यह हमारा 3 स्टेप लेकर जा रहा है। तो पहले स्टेप में हो जा रहा है 867 बराबर 255 गुने 3 जोड़ 102, चरण 1 हो गया। फिर दूसरे चरण में चलेंगे, 255 बराबर 102 गुने 2 जोड़ 51, चरण 2 हो गया। फिर चरण 3 में जब हम लोग आएंगे, 102 बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0, ये हो गया हमारा चरण 3। अब यहाँ जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हुआ, चूंकि चरण 3 में आर का मान 0 हो जाता है, चूंकि चरण 3 में आर बराबर 0 हो रही है, चूंकि चरण 3 में आर बराबर 0 हो रही है, इसलिए इसका HCF 867 और 255 बराबर 51 हो जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें से हो गया इसका। चलिए, इसको उतार लिए आप लोग? इसको उतार लिए ना? जो उतार रहे हैं इसको उतार लीजिए, और जो डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगा, वो हमको बताइएगा ताकि इसका सॉल्यूशन हो जाए। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। अब हम लोग अगले सवाल में देखेंगे। इसके नेक्स्ट सवाल में, ये क्वेश्चन 1 में ये 3 सवाल था, अब क्वेश्चन 2 में चलेंगे। इसमें आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन 2 में। उतारा हो गया? क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या यानी 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, है। अब नीचे का सवाल यहाँ तक लिख लिए होंगे, अब नीचे का इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ यह है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप जो होगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के स्वरूप का होता है। अब यहाँ समझ लीजिएगा, चाहे वह संख्या सम हो या विषम हो, क्रमागत के लिए एक संख्या के बाद दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों में डिस्टेंस जो होता है, अर्थात दोनों के बीच का जो दूरी हो जाता है या डिफरेंस जो यानी जो दोनों का अंतर होता है वो 2 हो जाता है। वो कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अगर एक सम, पहला सम संख्या कोई x है तो उसका अगला सम संख्या ज्ञात करने के लिए x+2 लिखना पड़ेगा। यानी अगला, यदि कोई पहला विषम संख्या x है, उसके अगले विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए उसमें 2 हमको जोड़ना पड़ेगा। यही अगर हमको केवल सम या विषम को छोड़कर केवल धनात्मक पूर्णांक बोलता या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलता, उसके अंतर में 1 का वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ सम या विषम की बात कर रहा है तो इसमें 2 का अंतर हो जाता है। इसमें कितने का अंतर हो जाते हैं? 2 का। तो यहाँ वही बताया जा रहा है। अब इसको हम लोग समझिए कि यहाँ दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखा दीजिए भाई कि एक 6q+1 विषम होता है। देख ही लेते हैं इसको ऐसे ही। ये हमारा संख्या है, जैसे q का वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं 1, 6 × 6 1 7। अगर हम लोग q का वैल्यू यहाँ भी 1 मान लेते हैं, देखते हैं 6 3 9, यहाँ भी देख लेते हैं 6 5 11। अगर हम 2 का रखते हैं 6 × 12 5, 6 × 12 1 13 हो जाएगा। इसमें भी रखेंगे 6 × 12 3 15 हो जाएगा। 6 × 12 5 17। देखिए 7 भी विषम है, 13 भी विषम है, 9 भी विषम है, 15 भी विषम, 11 भी विषम है और 17 भी विषम है। इसलिए हमारा ये क्या हो जा रहा है? सही बताया कि ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 ये विषम संख्या का ही स्वरूप है। लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसे हैं। तो कोई बात नहीं है, ये थ्योरम के माध्यम से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। आज इसको दिखाएंगे प्रूव करके कि ये सच में क्रमागत इस स्वरूप का होता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व लिख लेंगे। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6 माना, b बराबर 6 माना। यहाँ क्या करेंगे, जितना दूर तक बोलेगा, अगर वर्ग बोलेगा उसके अनुसार से कंडीशन में अलग मानेंगे। लेकिन यहाँ वर्ग या क्यूब घन नहीं बोला है, यह सीधा बोला गया है। इसलिए हम लोग अपने हद तक इसको b का मान क्या मानेंगे? 6 मान लेंगे अपने हद तक b। अगर जहाँ हम लोगों को यहाँ वर्ग कहता, घन कहता, तब हम लोग उससे कम मानते ताकि वर्ग करके कॉमन लेने में आसानी हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोला गया है, इसीलिए हम लोग b का मान 6 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq+r, जहाँ 0 बड़ा या बराबर r बड़ा b। ये हो गया हमारा a बराबर bq+r, जहाँ 0 बड़ा या बराबर r बड़ा b। यहाँ हम लोग जैसे देख लेंगे। अब इसके कथनानुसार से a का मान तो कुछ नहीं माने हुए हैं, a का मान कुछ नहीं माने हुए हैं, लेकिन b का मान हम लोगों ने माना हुआ है। इसलिए 6q+r लिख देंगे, या तो डायरेक्ट लिख देंगे
6 क्यू प्लस आर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में आर का मान, समीकरण फर्स्ट में आर का मान 0 1 2 3 4 डॉट 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 क्या करने पर, रखने पर। अपने मन से ही इस पर जहाँ तक जाएंगे आगे बढ़ा करके लिख लेंगे, और हम लोग देखेंगे मान कहाँ तक मांगा हुआ है वहीं तक लेकर जाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा 5 तक गया है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या तक रखेंगे, 4 तक ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 तक ही रखेंगे। अगर जब 5 तक जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो बड़ा ही होंगे। 5 तक भी ले लेंगे हम लोग, 5 तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। देख लेते हैं इसको। जबकि हम लोग जब आर बराबर हम लोग 1 रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6 ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, समीकरण सेकेंड हो गया। जब हम लोग आर बराबर, जब आर बराबर 2 रखेंगे, इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ाते जाएंगे, जब आर बराबर हम लोग 3 रखेंगे, इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग 1 2 3, यहाँ 4 समीकरण हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे जब आर बराबर 4 होगा, तो इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण 5। फिर लिखेंगे जब आर बराबर हम लोग 5 लेंगे, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। यहाँ तक तो हम लोगों ने दिखा दिया समीकरण यानी इक्वेशन 6 तक इसको लेकर के आ गए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने दिखा दिया, यहाँ बताया, यहाँ 5 दे सकते हैं आगे लेकर के। आर का मान 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। 1 का रखा, 2 का रखा, 3 का रखा, 4 का और 5 का। अब यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं। अगर हम लोगों ने 6 क्यू प्लस 1 रखा हुआ है, ये विषम पहले बोला है कि ये होगा 6 क्यू प्लस 1, हम लोग तो इसका जांच कर चुके हैं। अब यहाँ कंडीशन है 6 क्यू प्लस 2 का, हम लोग यहाँ 0 रखना भूल गए हैं, यहाँ 0 भी रख करके देख लेंगे। अच्छा रहने, यहाँ देखते हैं पहले आर बराबर 0 रखेंगे, यहाँ 0 देख देते हैं। 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ हमारा 4। और जब हम लोग आर बराबर 5 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये हो जाएगा समीकरण 7। अब देखिए सवाल यहाँ समीकरण 7 तक, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक पहले आप लोग इसको उतारिए, तब उसके बाद आगे हम बताते हैं। समीकरण 7 तक फिर से मैं इसको बता देता हूँ, इसको रिवीजन। यहाँ देखिए इसका हम आगे हम करेंगे क्या प्रोसेस, इसको हम लोग जांच कर चुके हैं 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ जांच करना है 6 क्यू प्लस 0 बराबर ये जो 6 क्यूब हैं, ये 6 क्यू प्लस 0 बराबर 6 क्यूब जो हैं ये क्या है, सम है या विषम है, इसको चेक कर लेते हैं। 6 गुने अगर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे 6 गुने 2 रखेंगे तो 8, 12, 6 गुने 3 करेंगे तो 18, अर्थात 6 12 18। इसके लास्ट क्या बोले, जिस संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहता है वो क्या हो जा रहे हैं, सम। जब हमारा 0 वाले में 6 क्यू प्लस 0 वाला सम आ रहा है, जब हमारा सम आ रहा है तो उसके बीच में डिस्टेंस 0 के बाद क्या आएंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। इस तरह से ज्ञात हो गया कि ये वाला जो पार्ट्स होने वाला है वो क्या है, सम है, वो क्या है, सम है। तो हम लोग यहाँ इसको जांच कर रहे थे, इसको मिटा देंगे। इसको यहाँ तक लिख लिए हैं तो ऊपर वाला हम इसको मिटा देते हैं। जैसा कि अब हम लोग यहाँ देखते हैं समीकरण, इस बीच में आधा इसका लिख रहे हैं, समीकरण सेकेंड 4 और साथ ही साथ समीकरण 6, समीकरण सेकेंड 4 तथा 6 जो हैं सम संख्याओं का स्वरूप हैं, सम संख्याओं का स्वरूप है तथा समीकरण हो जाएगा आपका 3, 5
तथा 7 विषम संख्याओं का स्वरूप है, विषम संख्याओं का स्वरूप है। अतः किसी भी, यहाँ लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 का स्वरूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के स्वरूप का ही होता है। मैंने यहाँ दिखा दिया, प्रूव करके बता दिया इसको कि ऐसा ही होता है। यहाँ बताया गया कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप जो होगा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के स्वरूप का ही होता है, ऐसा इसमें बताया गया। और ऐसा हम लोगों को नीचे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर ये जो हमारा ज्ञात इस तरह से हुआ कि ऐसा ही इसका होता है। अब इसके हम लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। ये वाला थ्योरम किसी को दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है तो बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई हो तो यार नहीं दिख नहीं रहा या कुछ भी हो रहा हो प्रॉब्लम, तो वो हमको ज़रूर बताएंगे ताकि ये समस्या निदान हो सके बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इसको लिखिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में अगले सवाल में देखिए, तीसरे नंबर सवाल में बताया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अधिकतम संख्या, जैसा कि हम लोग शुरुआत तौर पर इसको ज्ञात करते आए हैं, HCF का मतलब क्या होता है, यहाँ आप एक ट्रिक समझ लीजिएगा, हार्वेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन सेक्टर या हार्वेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात जब भी कहीं भी आपको बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि हमको HCF निकालना है। यहाँ भी वही बोल रहा है कि इसमें बता रहा है समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, स्तंभों की क्या ज्ञात करें, अधिकतम संख्या ज्ञात करें, यानी अधिक से अधिक स्तंभ की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल मिलाकर के 32 सेना को खड़ा करेंगे कि कितने लाइन में हम लोग खड़ा कर देंगे, जो कि कुल मिलाकर सेना की संख्या जो हो जाएंगे 616 हो जाएंगे, 6 से 16 हो जाएंगे। तो यहाँ हमको ज्ञात करना है HCF, और जितना कम से कम निकालने बोलेगा वहाँ हमारा LCM निकालना होगा। यहाँ जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ, माना कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32, B बराबर हो जाएगा हमारा 32। इसलिए हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा या बराबर R बड़ा B हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ सवाल में 616 लेकर चलेंगे 32 गुने, अभी हम लोग भाग दे करके देख लेंगे, 32 से भाग देंगे 616 में, 32 से कम 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, यहाँ हो जाएंगे हमारा 296, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 8 9 16, 8 3 24, 1 25, 9 देंगे 9 18 9 27 1 28, 9 से 9 18 9 27 1 28, 9 देंगे 9 18 9 27 1 28, यहाँ बच जाएंगे आपका 8, ये हो जाएगा 8 से भाग देंगे हम लोग 32 में, 8 चौके 32, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, यहाँ 0।
अब देख लेंगे यहाँ हमारा आ जाएगा 32 गुने 19 प्लस आर, ये चरण फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे दूसरे चरण में 32 बराबर 8 गुने 4 जोड़ 0, ये हो गया हमारा चरण 2। लिख देंगे चूंकि चरण दो में आर का मान 0 हो रही है, इसलिए HCF 616 HCF 616 32 का बराबर 8, अतः 8 यानी स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8, अतः स्तंभों की संख्या हमारा 8 हो जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर हम लोग 8 लाइन में बच्चे को खड़ा करेंगे तो कुल मिलाकर 32 बच्चे को 8 लाइन में खड़ा करेंगे 616 हो जाएंगे। प्रूफ के लिए 32 गुने 8 कर दीजिए, देखिए तो हमारा पूरा जाता है 616। नहीं, यहाँ आपको 8, यहाँ 8 और 32 इसमें से कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना, जो कि 8 लाइन में खड़ा करेंगे। ये हमारा कुल मिलाकर के हो जाएंगे हमारा ये 616 अधिकतम से अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएंगी। लिख लिए इसको, क्या समझ में आई क्या? फर्स्ट में ओ आर का मान हो जाएगा हमारा यहाँ 8 जी, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 यहाँ छूट गया था, ये हमारा 8, 8 से 32, कुल मिलाकर स्तंभों की संख्या 8 हो जाएंगे। 6 से 16 से 32 गुना 19 जोड़ 8, ये 8 आर में हो गया था। कोई दिक्कत इसमें? आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के स्वरूप का होता है, के रूप का होता है, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ देख लेंगे कि कह रहा है सवाल, यहाँ हमको प्रूव करके दिखाना। फिर से हम लोग पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ मेन पॉइंट पकड़िएगा, यहाँ क्या बोला है? वर्ग बोला है। क्या बोला है? यहाँ वर्ग बोला है। और पूर्णांक के लिए 3m या 3m² 3m + 1 के रूप का होता है। जब यहाँ हमारा क्या बोल रहा है? 3m ना, यहाँ क्या मान लेंगे? 3m बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ 3m ही मानेंगे यहाँ आगे चल करके। तो लिख देंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3। यहाँ जो बोला गया वही देख लेंगे, b बराबर क्या मानेगा? 3। यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे? b का मान 3। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b का मान 3। अब यहाँ आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि जरूरी क्या है कि 3 मानेंगे, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको देखेंगे, अगर मान सकते हैं आपके इच्छा अनुसार से, अगर मानना है मान सकते हैं, लेकिन वो गलत होंगे इसके अलावे। अब इसका दिखा देते हैं। अगर मान लिया जाए आपके मन में 2 आता है, 2 दूने 4, लेकिन यहाँ हमको बोल रहा है 3 आना चाहिए। 3 क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये विषम है तो विषम वाला ही माना जाएगा। एक क्या है? सहभाज्य संख्या। एक क्या है? सहभाज्य। विषम की गिनती यहाँ 3 से लेंगे हम लोग, 3 से
जब अगर हम 3 को स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, ये हमको 3 कॉमन दे सकता है, ये 3 क्या कर सकता है, कॉमन दे सकता है। इसीलिए इस स्थिति में हम लोग यहाँ 3 ही, बी का मान 3 ही मानेंगे। अब लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर, आर बड़ा बी, इसलिए लिख देंगे a का मान a रहने देंगे, b का मान हो जाएगा 3q प्लस आर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर वही बात लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r का मान 0 1 2 3 है ना, अधिकांश कहाँ तक है, 3 तक। b का मान 3 माने हैं, उसके नीचे तक ही जाएंगे। b का अगर मान 3 माने हैं, उसके नीचे तक ही हम रखेंगे, इन्हें कि 3 भी रख देंगे। का मान रखने पर ये नहीं करना है। यदि हम लोग जब r बराबर 0 रखते हैं, इसलिए a का मान 3 गुने 0 प्लस आर, नहीं r का मान 3q प्लस 0, यहाँ हो जाएंगे बराबर 3q। अब देखिए सवाल ने क्या बोला है, वर्ग बोला है, क्या बोला है यहाँ, वर्ग। इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। आगे चलेंगे, यहाँ 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये होगा। या में लिख देंगे, इसलिए या में लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3 गुने m, जहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m माना, 3q स्क्वायर बराबर m माना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हम लोग मानेंगे। अब यहाँ सवाल देखिए, यहाँ कि यहाँ a का स्क्वायर बोला गया था, वर्ग करने के लिए हम लोग इसका a का मान 3q है, तो 3 क्यूब है, तो यहाँ 3 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर, 3 गुने 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर हमने m माना, क्योंकि m का मान बोला है ये निकालने के लिए, ये बोला है ना m का मान निकालने के लिए, इसीलिए 3q स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे हम लोग, m ही मानेंगे, जहाँ m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें m कोई धनात्मक पूर्णांक है। आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे, इसको लिखिए, इसको स्टेप, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होंगे, स्टेप से स्टेप इसको लिखेंगे, एक बार में ये संभव नहीं है। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक इसमें किसी को डाउट है, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसके अगले स्टेप में। जबकि हमने r का मान 0 रखा, जब r का मान हम लोग 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे, इसलिए हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। या करेंगे a स्क्वायर बराबर 1 प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर यानी 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। या आगे लेकर के चलेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें 3q स्क्वायर प्लस 2q, 1 तो कॉमन देगा नहीं, इसको बाहर कर दीजिए, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो जब बाहर कर दिए 1 हो गया। या लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, वहाँ हमारा समीकरण फर्स्ट, वह समीकरण फर्स्ट यहाँ सेकेंड लिखे थे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। वो जो हमारा निकला हुआ था पहले 3q प्लस 3m, जो निकला हुआ था हमारा 3m, उसको हम लोग समीकरण सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। अब देखिए सवाल में बोला गया है, एक बार और दो भी मान रहे हैं, r बराबर 2 लेंगे, इसलिए a बराबर 3q प्लस 2 देख लेंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर,
देख लेते हैं। यहाँ में ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। आगे लेकर के चलेंगे इसी के साथ में ए स्क्वायर बराबर 9, यहाँ ले लेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये है 4 ना। 4 के बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस 1 जैसे लिखेंगे तो यहाँ 4 में से 3 एगो कॉमन ले लेंगे, तो 3 ले लिया, ये कॉमन बचा कितना वहाँ 1, इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसमें भी लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सवाल को अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ बता रहा है ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देख लिए हम लोगों का a प्लस बी को होल स्क्वायर 3m प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 4। समीकरण क्या हो जाएगा 4। यहाँ अब लिख देंगे अतः समीकरण सेकेंड, थर्ड तथा 4 से, समीकरण थर्ड तथा 4 से ज्ञात हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, चूंकि समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 से ज्ञात हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है, यह हो गया हमारा प्रूव्ड। डायरेक्ट जहाँ भी हमको प्रूव करने के लिए बोलेगा वहाँ हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे प्रूव्ड लिख करके, वहाँ जो है ना उसको प्रूव लिख करके हम लोग उसको दर्शा देंगे कि हमने आप जो कहा था हमने उसको पूरा कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया जैसा आपने कहा था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गई? यहाँ जैसे कि इसमें दिया गया था 3m, ये हो गया हमारा सेकेंड थर्ड और 4 से, यहाँ देख लिया। अब तो उसको नंबर दे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कैसे क्या हुआ इसको बताना। यहाँ देखिएगा एक स्टेप हमने यहाँ बीच से गायब किए हुए हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसके बदले में 4 के बदले में हम 3 प्लस 1 लिख देंगे। 4 को हम लोग तोड़ दिए ना, 4 को हम लोग तोड़ दिए, 4 के बदले में 3 प्लस 1 लिख देंगे। 4 के बदले में अगर 3 प्लस 1 लिख देंगे तो ये हमारा 3 यहाँ तक तो कॉमन दिया जाएगा, तो यही तो हम लोगों ने 3 कॉमन लिया है, 3q का स्क्वायर प्लस 4q, ये 3 था 3 ले लिए हैं तो बचा कितना इसको 1, और ये 1 इसका देगा ही नहीं कुछ, ये 1 बाहर हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग ये वाला जो स्टेप है, एक स्टेप यहाँ हमने इस बीच से निकाल दिया है, इसीलिए यहाँ आपको 4 यहाँ डायरेक्ट यहाँ हो गया। ये कंडीशन सॉल्व समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार की हो डाउट तो इसको पूछिए, ताकि जो है ना सॉल्व हो जाए, ये डाउट ना रहे। चलिए अगले सवाल जो कि लास्ट सवाल होगा इस चैप्टर का 1.1 का, उसको सवाल को हम लोग देख लेते हैं। जस्ट यही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। यहाँ दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार बोला गया धनात्मक पूर्णांक का घन, ये जो घन 9m यहाँ पर दर्शाया गया के लिए, m के लिए, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा था दूसरा वाला, इसको मिटा देते हैं। m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उस बार बोला गया था
वर्ग और यहाँ बोला गया है घन, तो बिल्कुल सेम टू सेम ही चलेगा, सिर्फ वहाँ वर्ग करना था, यहाँ घन करना था। चलिए इसको भी हम बना देते हैं। माना कि जस्ट सेम टू सेम सब चीज़ वही करना है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3 ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ घन है ना, 3 तिया 9 तिया 27, 9 कॉमन हो जाएगा उसमें, इसके अलावे नहीं देगा, तथा b बराबर 3। यहाँ लिख देंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसका डिफिनेशन परिभाषा जो है एल्गोरिथम का, ये सभी जो है ना पिछले क्लास में बता दिया गया है। इसको पिछले क्लास में जाकर के देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम क्या था, नियम क्या था, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बड़ा या बराबर r बड़ा b। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट a बराबर 3q प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में r का मान 0 1 2 रखने पर, 0 1 2 रखने पर, तो जब हम लोग r का मान 0 रखेंगे, जब r बराबर 0, तो इसलिए a बराबर 3q प्लस 0, इसलिए a बराबर 3q प्लस 0 यानी 3 क्यूब होंगे। इसलिए यहाँ बोला गया घन, चूंकि इसलिए हो जाएगा a बराबर इतना हुआ यहाँ, लेकिन बोला क्या है, घन करना, क्या करना है, घन। जब घन करेंगे 3 क्यूब का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा या में 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब, या a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब का स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब का क्यूब, हाँ 9 है, सब 9 है, 9 वो बता रहे हैं, 3 क्यूब का क्यूब, या a क्यूब बराबर 9 इंटू m, यहाँ लिख देंगे चूंकि 3 क्यूब का होल क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब बराबर m माना जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया कि हमारा 9 है अर्थात यहाँ 9m है, तो हमने यहाँ 3 क्यों माना, ये नहीं कहना। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारा 9 है, तो हमने यहाँ b का मान 3 क्यों माना, यही समझना है। देखिए सवाल, देख बेटा सवाल में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि इसमें कह रहा है घन, क्या बोला है, घन। घन का मतलब होता है पावर 3, घन का मतलब होते हैं पावर 3। अगर मान लिया जाए 2 का पावर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 3 का लेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिया 9 तिया 27, कितना होंगे 27। हम लोगों को यहाँ चाहिए 9, अर्थात कॉमन फैक्टर चाहिए 9 चाहिए ना, तो ऐसा कौन सा संख्या देगा, 9 से 27 तो कटेगा ना, यानी ये कॉमन 9 दे सकता है, इसलिए हम लोग इसको 3 ही मानेंगे, ताकि 3 तिया 9 तिया 27। अगर हम 9 का कॉमन मानते हैं, 9 का लेकर चल सकते हैं 9 का, लेकिन हमारा वहाँ बड़ी बात ये होंगे 9 गुने 9 गुने 9 बहुत बार करना पड़ेगा, इससे हमारा ज़्यादा फंसेगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, और 9 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड यहाँ 3 भी तो है, और हम लोगों को मालूम है कि जब भी हम लोग एलसीएम या एलसीएम की ओर बढ़ते हैं, उसका पहला डिवाइजर जो होता है, अर्थात कहने का आशय उसका जो भाजक होता है अभाज्य संख्या होता है, जबकि 9 क्या है, भाज्य है। 9 क्या है, भाज्य है, और 9 को कौन विभाजित कर सकता है, 3, तो इसीलिए 3 लेंगे हम लोग। यहाँ क्या लेंगे हम लोग, 3 ही लेंगे। समझ में आई 3 क्यों लिया, समझ में आई। अरे भेजा में घुसा ये निकल जाएगा, फिर ये ससुरा बाहर निकल जाएगा इधर से, इसीलिए जो ना इसको लेना पड़ेगा ना, इसीलिए। और 3 9 जो है, 9 का डिवाइजर अर्थात इसमें जो कॉमन देने वाला 3 है, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 ही मानेंगे। यहाँ तक लिखिए, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। घन वाले तक में यहाँ तक देखे समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें,
यहाँ तक लिखे? कोई तकलीफ इसमें? तुम सबसे पूछा जा रहा है, अरे आप सबसे पूछा जा रहा है, बताओ यार कोई इसमें कोई तकलीफ है तो बताना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल में। इसमें आगे इसका आगे बढ़ाते हैं पॉइंट। जब हमने r का मान 0 लिया, r का मान 1 लेते हैं। अब जब r बराबर हमने 1 लिया, इसलिए हो जाएंगे a बराबर 3q प्लस 1, अर्थात 3q प्लस 1। यहाँ लेंगे a क्यूब करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। याद कीजिए आप फार्मूला को, a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा, यही होता है आगे चल करके, यही हो जाता है। तो यहाँ देख लेंगे, जस्ट इस पर लेकर आएंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुने 3 क्यूब गुने 1 जोड़ 3 क्यूब प्लस 1, या तो डायरेक्ट यहाँ देख लेंगे 3 गुने 3 क्यूब गुने 1 का स्क्वायर। 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 क्यूब, यही होंगे। तो इसको यही लेकर के डायरेक्ट यहाँ प्रदर्शित कर दीजिए। ए क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1, ये हमारा स्वरूप हुआ। इस तरह से आगे लेकर के आएंगे बढ़ा करके पॉइंट को। अब यहाँ देखिए कॉमन कुछ देगा, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन चाहिए। कितना कॉमन चाहिए हमको? 9 कॉमन ना चाहिए, वहाँ 3 लिखे थे क्या, उसमें 9 लिखे थे। तो यहाँ 9 अगर हमको कॉमन चाहिए तो यहाँ देखेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एका 90। तो यहाँ क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्यू बचेंगे। यहाँ क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्यू प्लस 1। अब देखिएगा, या ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 लिख दीजिएगा। समीकरण 2 हो गया था 3, चूंकि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m माना, क्यू बराबर m माना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब लेंगे जब हम लोग r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए a बराबर 3q प्लस 2। आगे बढ़ाएंगे इसको, a क्यूब का मान करेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब जस्ट वही आगे बढ़ा कर लेकर आएंगे पॉइंट को, इसको कर लेंगे 3 तिया 9 तिया 27 का क्यूब हो जाएगा, फिर 8, या तो दूसरे स्टेप में 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूना 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौका 36 क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8, यही हो जाएंगे। देख लेते हैं इसको जांच करके। 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुना 3 क्यूब का प्लस 3 गुना 3 क्यूब गुना 2 का स्क्वायर। 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 क्यूब का स्क्वायर, 3 तिया 9 चौका 36 क्यूब, सही है। 27 क्यूब का क्यूब यानी 27 क्यूब का क्यूब, 54 क्यूब का स्क्वायर और 36 क्यूब प्लस 8, सही है। या करेंगे हम लोग, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, 9 तिया 27, 9 छाक 54, 9 चौक 36 प्लस 8 तो कॉमन देने वाला है नहीं। या ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, यहाँ लिख देंगे, चूँकि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m माना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक
पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। ये हो गया समीकरण 4। आगे हम लोग यहाँ अब लिख देंगे डायरेक्ट, अतः हमें यहाँ चूंकि समीकरण सेकेंड, थर्ड तथा 4 से ज्ञात हुआ कि किसी भी धनात्मक संख्याओं का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के स्वरूप का ही होता है। प्रूव लिख देंगे डायरेक्ट, प्रूव। ये हो गया हमारा प्रूव। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तो इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम रहा, किसी तरह का डाउट, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ इस पार्ट को देखा और ये समझा। इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा और जाना। अब आप लोग इसका रिवीजन के लिए आप केसी बुक्स ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, और इस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और आप रिव्यू बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ लेंगे। तो इस तरह से बताएंगे, फिर आपको आगे मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।